नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हेल्थ ओपीडी के एक और सेशन में। कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं और जब किसी को कैंसर होता है तो सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि जो मेरा ट्रीटमेंट है, जो मेरा इलाज है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है? कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि जो जिस डॉक्टर के पास आप अप्रोच कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वो सही इलाज ही आपका करेंगे या फिर आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल है, उसका सही से इस्तेमाल ना हो? बहुत ही काम का विषय है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विपिन त्यागी। सीनियर सर्जन हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते होंगे कि कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने भी देखा होगा कि आपके मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ख़ासकर अगर हम लोग बात करेंगे आज का जो हमारा विषय है वो है पेशाब की थैली यानी ब्लैडर का जो कैंसर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल, कैसे पता चलता है कि किसी के ब्लैडर में कैंसर है? देखिए कैंसर के बहुत सारे साइन और सिम्पटम होते हैं और पेशाब की थैली एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत रेगुलर लेवल पे यूज़ होता है। हर बंदा हर 3-4 2 घंटे में यूरिन पास करने जाता है। तो अगर किसी भी इंसान को 50 साल की उम्र के बाद अपने यूरिन पास करते वक़्त थोड़ा-सा या कम या ज़्यादा ब्लड आता है, तो उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि कहीं मुझे कोई कैंसर तो नहीं है। तो सबसे पहला सिम्पटम होता है ब्लड इन यूरिन। दूसरा सिम्पटम होता है कि अगर आपको एकदम से लगे कि आप बार-बार पेशाब जा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यूरिनेशन की, आपको जलन होने लगी है यूरिन पास करते वक़्त, तो भी हम ये सोच सकते हैं कि उसका एक कारण कैंसर ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर होता है। कुछ केसेस में आजकल आप थोड़ी-सी भी परेशानी के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं और अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि हमारी ब्लैडर में एक गाँठ आ गई है। तो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट वो भी होता है जिसमें कि रूटीन इवैल्यूएशन के दौरान हमें पता चलता है कि हमारी पेशाब की थैली में कैंसर है। अदरवाइज़ ब्लड इन यूरिन यानी कि चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो थोड़ा-सा हो, चाहे वो ज़्यादा हो। अगर 50 साल की उम्र के बाद आपके पेशाब में खून आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। जी। लक्षण की बात आपने की, लेकिन लक्षण के अलावा कितने स्टेजेज़ होते हैं? आम तौर पे 4 स्टेज होते हैं कैंसर के, तो क्या यहाँ भी वो सेम ही 4 स्टेज होते हैं? उसी देखिए क्लियर जैसे आपने बताया कि किसी भी कैंसर के मोटे-मोटे 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज कि अगर वो ट्यूमर उस ऑर्गन जिससे भी निकल रहा है वहीं तक हो, दूसरा स्टेज उसके साइड में यानी उसके आस-पास फैल गया हो, तीसरा स्टेज उस रीजन में फैल गया हो और चौथा कि पूरी बॉडी में फैल गया हो। तो उतने ही 4 स्टेज कैंसर ब्लैडर में भी होते हैं बट जो पहला स्टेज होता है जब ट्यूमर ब्लैडर तक ही सीमित है, उसमें भी हम कैंसर को 2 स्टेज में बाइफरकेट करते हैं। एक होता है मसल इन्वेसिव और एक होता है नॉन मसल इन्वेसिव। हम जब ये बोलते हैं मसल इन्वेसिव, नॉन मसल इन्वेसिव, तो हमारे ब्लैडर में जैसे हमारी स्किन के ऊपर लेयर होती है, स्किन होती है, नीचे मसल होती है, उसी तरह से अंदर ब्लैडर में एक म्यूकोज़ा होती है, जो अंदर ब्लैडर की सतह होती है, उसके नीचे ब्लैडर की मसल्स होती हैं। अगर कोई ट्यूमर ऊपर की सतह तक, जो अंदरूनी सतह है, सिर्फ वहीं तक सीमित है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन मसल इन्वेसिव ट्यूमर। और कोई ट्यूमर अगर मसल के अंदर चला गया है, तो हम उसे बोलते हैं मसल इन्वेसिव ट्यूमर। नाउ इनका क्या सिग्निफिकेंस होती है बिकॉज़ अगर सिर्फ सतह तक ट्यूमर है, मसल के अंदर नहीं गया है, तो उसका इलाज अलग होता है और अगर वो मसल में अंदर चला गया है, तो उसका इलाज अलग होता है। तो कैंसर ब्लैडर में स्टेज 1 को हम नॉन मसल इन्वेसिव यानी जो मसल में नहीं गया और मसल इन्वेसिव यानी कि जो मसल में चला गया है। बाकी स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 वैसे ही होते हैं जैसे किसी और भी कैंसर के लिए होते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल जो है मेरा यही इसी इलाज से जुड़ा है कि अगर हम स्टेज 1 की बात करें, जो 2 बात आप कर रहे हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, दोनों में ही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आइडियली? देखिए जब हम स्टेज 1 की बात करते हैं और मसल इन्वेसिव नहीं है यानी कि अंदरूनी सतह तक ही सीमित है, उस केस में हम ट्यूमर को निकालते हैं और हम पेशेंट को सर्विलेंस यानी फ़ॉलो-अप में रखते हैं कि कहीं दोबारा से कैंसर ना हो जाए। क्योंकि मरीज भी वही है, मरीज के पेशाब की थैली भी वही है। तो जिस किसी भी वजह से उसको एक बार कैंसर हुआ है, उसको दोबारा हो सकता है। तो फ़ॉलो-अप ज़रूरी होता है। कुछ केसेस में जो नॉन मसल इन्वेसिव कैंसर होते हैं, दोबारा से कैंसर ना हो या चांसेस कम हो जाए, उसके लिए हम पेशाब के रास्ते से कुछ दवाइयाँ डालते हैं, जो हर हफ्ते एक शेड्यूल बना दिया जाता है हर मरीज के लिए कि आपका ये शेड्यूल है और इतनी बार आपको ये दवा अपने पेशाब के रास्ते से डायरेक्टली डलवानी है, ताकि आपको दोबारा से कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएँ। वहीं अगर ये ट्यूमर मसल इन्वेसिव हो जाता है,
तो हमें, क्योंकि मसल यानी कि आपकी जो पूरी ब्लैडर की एक वॉल है, मसल में ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है, तो मसल इन्वेसिव होते के साथ ही ट्यूमर में वो चांसेस ज्यादा हो जाती हैं कि वो पूरे ब्लैडर में फैले, वो दोबारा से वापस हो जाए और वो बॉडी के किसी और पार्ट में भी चला जाए। तो ऐसे केसेस में हम पूरी पेशाब की थैली को निकाल देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। स्टेज 1 के नॉन मसल इन्वेजिव में हम ब्लैडर को बचाते हैं, स्टेज 1 में मसल इन्वेजिव कैंसर में हम पेशाब की थैली को निकाल देते हैं ऑपरेशन से। जी, डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो हम स्टेज की बात कर रहे हैं, तो चूँकि जो भी दर्शक हमसे जुड़े, मैं चाहती हूँ कि आप उनको थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं? क्या अलग होता है? तो देखिए, स्टेज 1 में जैसे मैंने बोला नॉन मसल इन्वेजिव यानी कि जो अंदरूनी सतह तक है, मसल में नहीं गया। सेकंड मसल इन्वेजिव, ये स्टेज 1 ही हो गए। बट अगर यही ट्यूमर हमारा मसल से निकल के ब्लैडर के बाहर तक आ गया है, यानी बाहर की वॉल में आ गया, तो हमने उसको बोल देते हैं कि ये स्टेज 2 का ट्यूमर हो गया है। स्टेज 3 में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि जब भी कैंसर बढ़ता है किसी ऑर्गन से, लिम्फ नोड एक गांठें होती हैं, जिन्हें हम मेडिकली लिम्फ नोड कहते हैं। उन गांठों में चला जाए ट्यूमर तो हम स्टेज 3 कह देते हैं। और अगर बॉडी के किसी भी और पार्ट में, लंग में, लीवर में, बोन्स में, कहीं और चला जाए तो हम उसे स्टेज 4 कह देते हैं। जी। आपने स्टेज 1 के जो कैंसर है, उसका इलाज का तरीका क्या होना चाहिए, आपने बताया। और जो आपने दवा की बात की थी, उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर होता है कि आप कितनी जो डोज़ रिकमेंड करते हैं, 9, 12 या कुछ और? हालाँकि इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता होगा, देखिए, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ दे पाएँ। जी। मोटा-मोटा ये होता है कि हम जो भी दवाई पेशाब के रास्ते से हम देते हैं, उसको पहला जो ऑपरेशन हम दूरबीन से करते हैं, देखिए, जो पहला ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है, जहाँ पे हम पूरे ट्यूमर को निकालते हैं, उसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी हम देखते हैं कि ये सिर्फ सतह तक है या मसल के अंदर है। अगर ये मसल में नहीं है, तो फिर हम मरीज को 4 हफ्ते के बाद बुलाते हैं और पेशाब के रास्ते से दवा डालते हैं, जो हर हफ्ते डलती है। उसके रेज़ीम होते हैं कि जैसे पहली बार दवा वो 6 हफ्ते डलेगी और उसके बाद कुछ डॉक्टर उसे महीने में 1 बार डालते हैं, कुछ डॉक्टर 3 महीने के बाद 3-3 हफ्ते के लिए डालते हैं। वो डॉक्टर की इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस थेरेपी को फॉलो करता है। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो भी मरीज अ, इस हमारी कन्वर्सेशन को देख रहा है और कैंसर, पेशाब की थैली के कैंसर से पीड़ित है, उसे ये पता होना चाहिए कि ये दवाई पूरे इलाज को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई बार मरीज ये सोच के घर पे बैठ जाता है कि मेरा ट्यूमर निकल गया है और डॉक्टर, मैं जाता हूँ, वो दवा डालता है और इसका मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़ कि स्टेज 1 के इन नॉन मसल इन्वेसिव कैंसर में फ़ॉलो-अप यानी कि सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। मोटा-मोटा पहले साल में हर 3 महीने में हम दूरबीन डाल के ये चेक करते हैं कि कहीं कोई ट्यूमर वापस तो नहीं आया। दूसरे साल में 6-6 महीने में और उसके बाद साल में 1 बार। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट सोचता है मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ दूरबीन डलवाने के लिए? तब हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने दूरबीन नहीं डाली तो क्या हो सकता है हम एक छोटे से कैंसर को जो अपने अर्ली स्टेज पे हो मिस कर दें। जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, कुछ भरोसे की भी कई बार कमी होती है, जिस वजह से ये सेशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। स्टेज 1 की बात हम लोगों ने की। स्टेज 2 में भी मुझे लगता है कि मोर और लेस यही चीज़ें होती होंगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप बताएँ कि स्टेज 2 में आप किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड किया जाता है? नहीं, देखिए, स्टेज 2 बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी तक स्टेज 1 में हम ब्लैडर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही स्टेज 2 या स्टेज 1 का मसल इन्वेसिव होता है, हम उस पेशाब की थैली को मरीज के शरीर में नहीं छोड़ सकते। कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है और अगर हम स्टेज 2 या मसल इन्वेसिव स्टेज 1 के ट्यूमर को बॉडी में छोड़ दें या हम उसमें सिर्फ दवाइयाँ देने के बाद ये सोचे कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और स्टेज 1 के मसल इन्वेसिव और स्टेज 2 का इलाज होता है पूरी पेशाब की थैली को ऑपरेशन से बाहर निकाल देना। कई बार मरीज ये सोचता है कि जब पेशाब की थैली निकल जाएगी तो मुझे पेशाब कैसे होगा? बहुत ऑब्वियस सा सवाल है। तो ऐसे केसेस में हम आंतों से एक नया ब्लैडर बनाते हैं और उस नए ब्लैडर को या तो हम जो पुराना पेशाब का रास्ता है उससे जोड़ देते हैं या पेट से उसका रास्ता बाहर निकाल देते हैं, मरीज की कंडीशन और उसकी चॉइस और मरीज के स्टेटस को देखने के बाद। तो स्टेज 2 और मसल इन्वेसिव स्टेज 1
का ट्रीटमेंट होता है रेडिकल सिस्टेक्टमी, यानी कि पूरे ब्लैडर को निकालना, फॉलोड बाय यूरिनरी डाइवर्जन, यानी कि हम पेशाब की थैली बनाते हैं आंतों से और उस आंतों को हम या तो पुराने पेशाब के रास्ते से या पेट से बाहर निकालते हैं। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये ऑपरेशन जो रेडिकल सिस्टेक्टमी का ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन ट्रेडिशनली ओपन तरीके से किया जाता है, जिसमें चीरा लगाया जाता है एक लंबा सा और हम ब्लैडर को निकालते हैं, हाथों से बनाते हैं। जब से रोबोटिक सर्जरी इस फील्ड में आई, आज से 10 साल पहले जब हमने रोबोटिक सर्जरी करने शुरू किया, तो हमने और बहुत और लोगों ने पाया कि हम इस रोबोट के सारे एडवांटेजेस को हम यूज कर सकते हैं और इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें चीरा देने की जरूरत नहीं है। ये ऑपरेशन हम दूरबीन से रोबोट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये रेडिकल सिस्टेक्टमी, ये पूरा ऑपरेशन है, ये बिना चीरा दिए कुछ छेद करके हम रोबोट से ही पूरा करते हैं, जिसमें ब्लैडर भी हम दूरबीन से ही निकालते हैं, आंतों का हिस्सा भी हम दूरबीन से ही लेते हैं, नया ब्लैडर भी हम दूरबीन से ही बनाते हैं और उसका रास्ता बाहर का या पेट से वो भी हम दूरबीन से ही बनाते हैं, जिससे कि मरीज को बड़ा सा चीरा लगाने की जरूरत ना पड़े। जी, बहुत बढ़िया। आप जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बता रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो एक ऑपरेशन है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम दिक्कतें जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती होंगी। मरीज के लिए दिक्कतें रियली बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि चीरा नहीं लगता तो चीरे से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, इन्फेक्शन हो, दर्द हो, रिकवरी हो, वो फास्ट हो जाती हैं। जब हम ओपन सर्जरी करते थे तो मरीज 10वें दिन, 14वें दिन, 15 दिन, 20 दिन तक कई बार अस्पताल में रहता था, और जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो मरीज 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन घर चला जाता है, चलते हुए घर जाता है, और जब वो वापस लौट के आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ भी है इसका। जी, बिल्कुल। एक सवाल और है मेरे मन में, वो ये है कि इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, ये जो अलग-अलग तरह की थेरेपी हैं, इनका इस्तेमाल कब करते हैं? देखिए, अभी तक हम स्टेज 2 तक पहुंचे थे। स्टेज 3 यानी कि हम अब कैंसर ब्लैडर तक नहीं, वो लिम्फ नोड में पहुंच गया है। ऐसे में भी हमारे पास अब यहाँ पे आ जाता है मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। नाउ व्हेन वी से मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे पास किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं, एक ऑपरेशन, एक कीमोथेरेपी और एक रेडिएशन थेरेपी। तो जब स्टेज 3 में ट्यूमर आ जाता है तो हमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ता है। ऐसे में मरीज की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कई बार हम पहले उनको कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद ऑपरेट करके ब्लैडर को निकाल देते हैं। इससे वापस से कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और कैंसर से मृत्यु होने की चांसेस कम हो जाती है। कुछ केसेस में हम पहले ट्यूमर को निकालते हैं और फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट देख के, लिम्फ नोड के स्टेटस को देख के उसके बाद कीमोथेरेपी ऐड करते हैं। एम यही रहता है कि अगर स्टेज 3 की डिजीज में मैं सिर्फ कीमोथेरेपी दूं या मैं सिर्फ ब्लैडर निकाल दूं, तो मरीज के कॉम्प्लिकेशन के रेट और कैंसर से होने वाली मृत्यु के रेट थोड़े ज्यादा रहेंगे। अगर मैं इन दोनों चीजों को ज्वाइन कर देता हूं तो मैं दोनों के एडवांटेजेस को लेकर मरीज को एक बेहतर और अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। जहां तक रेडिएशन थेरेपी का सवाल है, अगर किसी भी स्टेज पर, जैसे स्टेज 1 है या 2 है या 3 है, मेरा मरीज ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये बड़े ऑपरेशन होते हैं, मरीज ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, उसका हार्ट का कोई इशू है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और कोई रिस्क फैक्टर है जिस वजह से उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में हम रेडिएशन थेरेपी मरीज को देते हैं। या अगर मैंने ऑपरेशन कर लिया और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से दोबारा से ट्यूमर वापस आ गया वहीं ब्लैडर वाले एरिया पे, तो भी हम उसे रेडिएशन से जला देते हैं। सो रेडिएशन सर्जरी का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सर्जरी इज अ बेटर चॉइस। आप उस ऑर्गन को निकाल के बाहर कर दें, हमेशा बेटर है। बट जब हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मरीज फिट नहीं है ऑपरेशन के लिए, तो रेडिएशन थेरेपी का काम आता है। और जहां तक रही स्टेज 4 की बात, स्टेज 4 में हमारे पास कीमोथेरेपी ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि अब बॉडी बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है। अगर मैं पेशाब की थैली को निकाल भी देता हूं तो भी जो बची कुची बीमारी है उसके लिए मुझे कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। सो स्टेज 4 में कीमोथेरेपी इज द मेन स्टेज। जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी ही होता है। सो अगर इसको हम नट सेल में बोले तो स्टेज 2 और स्टेज 3 में सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी, स्टेज 2 में सिर्फ सर्जरी, स्टेज 3 में सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी और स्टेज 4 में सिर्फ कीमोथेरेपी। ये हमारा मेन प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का।
जहाँ पे भी मरीज ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, वहाँ पे हम उसको रेडिएशन देते हैं। जी। एक और सवाल मेरे मन में है, वो ये है कि जब स्टेज 4 की बात हम लोग कर रहे हैं और ऑफ कोर्स ये चीज़ हमें समझ में आती है कि अब पूरा क्योर पॉसिबल नहीं है, तो हम एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं मरीज को। क्या चीज़ें आप जो है सलाह देंगे, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सके किसी भी कैंसर पेशेंट की? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के 2-3 चीज़ें होती हैं। जिस ऑर्गन में कैंसर है, उस ऑर्गन के काम को अच्छा करना, ये पहला काम होता है। तो कई बार स्टेज 4 की डिज़ीज़ के मरीज में भी हम ब्लैडर का ऑपरेशन करके निकालते हैं। मान लीजिए ट्यूमर बहुत बड़ा है ब्लैडर में, उसको रोज़ वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम वहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि रोज़ ब्लीडिंग होगी, रोज़ ब्लड लॉस होगा, एनीमिया होगा और उसकी जान जा सकती है। तो लेकिन इसमें हम जो ब्लैडर को निकालते हैं, उस ब्लैडर का उद्देश्य इलाज नहीं है। उस ब्लैडर को निकालने का मेन एम है एक पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। इसके अलावा जो मेन चीज होती है कि जैसे किसी मरीज को दर्द होता है, आप दर्द से उसको रिलीफ दिलाओ। कमजोरी आना, आप कमजोरी से उसको रिलीफ दिलाओ। इनको हम बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, यानी कि हम मरीज की बीमारी को अब हिट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी किसी सिम्टम के साथ में वो आता है। सपोज करिए कैंसर ब्लैडर इतना बड़ा हो गया है कि उसने किडनी में स्वेलिंग कर दी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि उसकी किडनी की स्वेलिंग कम हो जाए, तो उसका किडनी का फंक्शन नॉर्मल रहे। क्योंकि अगर साथ में किडनी खराब हो गई तो उसकी जान को और खतरा हो जाएगा। अगर वो आके बोलता है मुझे दर्द बहुत हो रहा है, तो हम दर्द का इंजेक्शन देते हैं, उसका इलाज करते हैं। अगर वो बोलता है कि मुझे पेशाब से खून बहुत आ रहा है, तो हम उसके लिए या तो ब्लैडर को निकाल देते हैं या रेडिएशन थेरेपी दे देते हैं। जी। डॉक्टर साहब, कोई और ऐसी अहम चीज़ जो शायद मैंने मिस की हो इस सेशन के अंदर, अपने विषय से जुड़ी हुई, तो नहीं, वो मेरे चाहूँगी ख्याल कि से आप मेरे 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 ख्याल से सारी चीजें आपने पूछी हैं, बट दर्शकों के लिए मैं एक चीज दोबारा से रिवाइज करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट जो अक्सर बहुत जरूरी होते हैं। पहली चीज कि जब कभी भी 50 साल से ऊपर के किसी भी मेल या फीमेल, मर्द या औरत, किसी में भी अगर पेशाब में खून आए, चाहे वो एक बूंद आए चाहे वो एक बार आए, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलो। वो कैंसर हो सकता है। जी। भगवान आकाशवाणी नहीं करता है, भगवान हमें कुछ इशारे करता है और हमें उन इशारों को पकड़ना होता है। दूसरी चीज कि अगर आपका किस्मत बहुत अच्छी है और अगर आपका पहले स्टेज का कैंसर है, नॉन मसल इन्वेजिव कैंसर है, तो जो डॉक्टर आपको फॉलो अप शेड्यूल बना के दे रहा है, उसको जरूर फॉलो करें। ये जो जी। शेड्यूल्स हैं, ये मेरा मेरा मन की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड लोगों ने मिलके जो गाइडलाइंस बनाई हैं, उन गाइडलाइन के मद्देनजर हम वो फॉलो अप शेड्यूल पेशेंट को देते हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर ब्लैडर निकालने की जरूरत पड़े स्टेज 2 स्टेज 3 के मरीज में, तो पीछे ना हटे। वो ऑपरेशन बड़ा है, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, आपका पेशाब का रास्ता एक अननेचुरल तरीके से बनाया जाता है, बट वो आपको जिंदगी देता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वी आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट द राइट। तो कई बार जैसे होता है ना कि अगर हाथ में पस है तो हाथ काटना पड़ता है, उंगली में पस है तो उंगली काटनी पड़ती है। उसी हिसाब से अगर पेशाब की थैली हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है, तो बेहतर है उसको निकाल दिया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको एक्सेप्ट करें। और चौथा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि रोबोटिक रेडिकल सिस्टेक्टमी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, जहां पे हम सारे मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस को उस मरीज में हम देते हैं जिसकी हम इतनी बड़ी सर्जरी करते हैं, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी है। ब्लैडर निकलता है, आंतों से नया ब्लैडर बनता है, उसमें किडनी को जोड़ा जाता है, उससे रास्ता अलग बनता है। तो 4 स्टेजेस इस सर्जरी की हैं और इन चारों चीजों को रोबोट से पूरा करके हम मरीज की होने वाली तकलीफों को बहुत हद तक कम कर देते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जानकारी दी और जो हमारा मकसद था इस सेशन का कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, अगर कोई भी उनके मन में कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो और उनको एक एक्सपर्ट के माध्यम से पता चले कि अगर कैंसर हो जाता है, पेशाब की थैली का कैंसर हो जाता है, तो उसको कैसे पहचानें और कैसे उसका सही इलाज कराएँ। अपना वक़्त हमें देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।